बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराजी। नाज़रीन, आज हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने एक मरतबा फिर से 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पे एहतजाज का ऐलान कर दिया है। ये जो पीटीआई ने ऐलान किया है उसके कुछ वजूहात वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जो अभी तक की इत्तलात सामने आ रही हैं। और चूँकि बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक़ कुछ शकूक व शुबहात हैं, कुछ जो इत्तलात हैं वो दुरुस्त नहीं है, कुछ उनकी तबीयत के मुताबिक ख़बरें भी दुरुस्त नहीं है, लिहाजा उनसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी उनसे मुलाकात करवाई जाए। जिसपे हुकूमत जो है वो तो नहीं करवा रही, ज़ाहिर सी बात है। अडियाला में और जेल में पाबंदी है तमाम कैदियों से मुलाकात। इसमें भी ये देखा जा रहा है कि हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि चूँकि तमाम कैदियों से मुलाकात पे पाबंदी है तो लिहाजा उनसे मुलाकात कैसे करवाई जाए। इसमें थोड़ा सी लचक हमें नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो कह रही है कि अगर हमारी मुलाकात करवा दी जाती है तो ये इजलास मौखर भी किया जा सकता है। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम यानी कि SCO का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा और 15 अक्टूबर को PTI ने एहतजाज की कॉल दी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो बॉल है वो हुकूमत की कोर्ट में है। हुकूमत अगर चाहे हालात बेहतर करने के लिए, मौजूदा निज़ाम को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए और हालात कंट्रोल करने के लिए एक अगर मुलाकात करवा दी जाए और उनकी अपने बानी से मुतालिक सेहत की जो तशवीश है वो ख़त्म हो जाए तो शायद इतने हालात ना बिगड़ें। जैसा कि हमने पहले भी देखा, जो एहतजाज की कॉल थी, किस तरह से वो एहतजाज रहा, 3-4 दिन किस तरह से इस्लामाबाद बंद रहा, पूरे मुल्क में किस तरह से एक बदअमनी की सी सूरत हाल थी, तमाम फोर्सेस को वहाँ पे लगाया गया था, किस तरह से आमने सामने जो एहतजाज करने वाले हैं वो लोग भी थे और हमारी पुलिस भी थी, वहाँ पे जो फ़ौज को भी बुलाना पड़ गया। तो ना जी ये सारे सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना आइनी तौर पर हक़ है हर सियासी जमात का, लेकिन थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को भी इन दिनों का ख्याल रख लेना चाहिए कि इंतहाई अहम जो है वो ताउन तंजीम होने जा रही है और जिसमें वो ऐन उसी दिन जिस दिन 15 तारीख को ये इसका आगाज़ होना है उसी दिन ही वो जो है वो एहतजाज करने जा रही है। सब पे बात करेंगे नाज़रीन कि क्या ये एहतजाज होगा या हुकूमत कुछ दानिशमंदी का मुजाहिरा करते हुए हालात को कंट्रोल करेगी। सबके अलावा नाज़रीन, आज हम देख रहे हैं कि ड्राफ्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें सामने आ रही थी और हुकूमती ड्राफ्ट के हवाले से कुछ चीदा पॉइंट्स भी सामने आए हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे कि जो चीदा पॉइंट सामने आए हैं। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। मुजवज़ा तरमीम ये जो सामने लाई जा रही है उसके कुछ चीदा पॉइंट्स हैं। जज की अहलियत रखने वाले शख्स के नाम पर मुशावरत होगी। ये जो हुकूमती मुसवदा आईनी तरमीम जिसके 2 निकात मैंने आपके सामने रखे, इसके हमारे पास बहुत डिटेल में निकात हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। इस सब के अलावा हुकूमती जमात आईनी तरमीम पर एक पेश पे आ गई है, लेकिन JUI के अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे? पीपल्स पार्टी किस हद तक मुतमईन है और उसका ड्राफ्ट क्या है, इस सब पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि हमें ज्वाइन किया है अली जुल्फ़कार बदर साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया बदर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आयशा नुमान साहिबा एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आयशा साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। यहिया फरीद साहब माहिर कानून, बहुत शुक्रिया यहिया साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सबकी इजाज़त से ज़रा बदर साहब से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लें। बदर साहब, पीपल्स पार्टी अब आइनी तरमीम लाने में बहुत ज़्यादा पुरजोश है और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आ रही है। मुसवदे में आपके अभी तक जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें ज़्यादातर आइनी अदालत के हवाले से या जो एक शिक सामने रखी गई है कि तमाम 4 सूबों में एक जो है आइनी अदालत, वहाँ पे सूबाई आइनी अदालत वफाकी के अलावा भी वहाँ पे कायम की जाए। इसके अलावा बाकी ड्राफ्ट में क्या है, क्या डिटेल्स हैं जो मौलाना साहब से शेयर की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शराजी साहबा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का विजन था 2006 में, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इस चीज को शामिल किया था कि आईनी कोर्ट बननी चाहिए और यही कोर्ट आज बिलावल साहब ने भी एक ट्वीट में भी मेंशन किया कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होनी चाहिए। अब जो विजन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का था और उसी विजन को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर किया। फिर 18वीं तरमीम के अंदर पीपल्स पार्टी की जब बीबी शहीद की शहादत होती है उसके बाद इसको 18वीं तरमीम में ये चीज पास कर ली गई। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने गिलानी साहब को ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा मैं 18वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दूंगा
अगर आपने 19वीं तरमीम के अंदर जो पावर जजेस की है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खत्म ना किया और जजेस का तरीकाकार खत्म ना किया, तो वो फिर हुकूमत कमजोर थी। उस टाइम पे उन्होंने 19वीं तरमीम पास की, सारी पावर जजेस को दी के आगे से। तो ये जो तरीकाकार इख्तियार किया यानी कि बदर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब के इंसिस्ट करने पे या मजबूर करने पे 19वीं तरमीम हुकूमत ने की थी, एक चीफ जस्टिस के मजबूर करने पे, जो कि बिलावल साहब भी कह चुके हैं कि 19वीं तरमीम हमारे सर पे बंदूक रख के करवाई गई थी, तो वो बंदूक जो थी इफ्तिखार चौधरी साहब ने रखी थी? जी, वो बंदूक नहीं थी, वो सीधी सीधी जो है वो थ्रेट थी कि अगर आपने पास ना की तो आपको ये जो 18वीं तरमीम है इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, इसको बिल्कुल मैं सिरे से खत्म कर दूंगा। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था क्योंकि उस टाइम पे पीपल्स पार्टी की जो है मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं थी और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके साथ इसके ऊपर तैयार किया था। अगर वो खत्म हो जाती तो बड़ा जो है नुकसान होना था। इस वजह से हुकूमत और उसके सारे इत्तेहादी इस बात पे आ गए कि जजेस की जो तरीकाकार है अपॉइंटमेंट का और जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की पावर्स है वो सारी की सारी जजेस को ही दे देनी चाहिए, उसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं होना चाहिए। तो वो उस टाइम पे गिव अप कर दिया गया था। वो बंदूक उन्होंने संगी पे रख के जो है ना गर्दन पे रख के। लेकिन बदर साहब, बिलावल साहब ने कहा कि ये जो अभी आईनी तरमीम होने जा रही है, 26वीं आईनी तरमीम, फिलहाल तो जोरों शोर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। बिलावल साहब का एक मौक़िफ़ रहा कि वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब के बगैर भी हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मौलाना साहब चूंकि एक ज़ीरक सियासतदान है तो उनका साथ हमारे साथ हो, उनसे मुशावरत हमारे साथ हो और उनका साथ भी हो। लेकिन सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने तो इस बात की तरदीद कर दी है। वो कह रहे हैं कि शायद बिलावल ने तासुर लिया कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मौलाना के बगैर तो आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। सर, ये कहाँ पे शकूक व शुबहात आए? बिलावल साहब के समझने में शकूक व शुबहात आए या ये जो तरदीद है ये अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए हुकूमत की जानिब से ये तरदीद आई है? नहीं, वो इरफान सदीकी साहब ने जो बात की है वो बेसिकली हुकूमती तासुर के ऊपर जो है बिलावल साहब ने ये बात की थी कि हुकूमत जो बात कर रही है वो ये कह रही थी कि हमें मौलाना साहब की शायद जरूरत नहीं है तो हमारे नंबर पूरे हैं। तो उसी बात के ऊपर बिलावल साहब ने कहा, अदरवाइज बिलावल साहब की वजह से ही मौलाना साहब आज ऑन बोर्ड है, बिलावल साहब की वजह से ही ये कंसेंसस बिल्ट हो रहा है, बिलावल साहब की वजह से ही आईनी ड्राफ्ट जो है दोबारा से रिव्यू हुआ है। और मौलाना साहब बिलावल साहब को इतना क्रेडिट दिया जा रहा है, ठीक है आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं, आपके चेयरमैन है, लेकिन ये बता दीजिए कि हुकूमत का बैगेज बिलावल साहब को अपने सर लेने की क्या जरूरत थी? हुकूमत आईनी तरमीम करने में नाकाम हो गई थी, ठीक है, उस वक्त वो नहीं हो सकी, बिलावल साहब ने ये बोझ अपने सर पे क्यों लिया? देखिए, ये बोझ नहीं है, ये बिलावल साहब ने जो काम किया ये बेसिकली ये काम जरूरी इसलिए था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का विजन था। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने से आम आवाम को फायदा ये होगा कि ये जो आपकी सिविल कोर्ट से जब लोग अपील्स में जाते हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक, उनको जो 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं और जब आप सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में आपको 4 से 5 साल वेट करना पड़ता है अपने केस का और आपकी बारी नहीं आती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस जो है वो चल रही होती हैं और सारे जजेस उसको सुनने में मसरूफ होते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि वहां पे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का होना जरूरी है ताकि ये जो आम आवाम की आपका इस पे तो पॉइंट आ गया। एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी, उसके बाद अपने बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगी। एक क्वेश्चन और, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की कि उसमें आईनी अदालतों के हवाले से जिक्र है, आईनी अदालतों पे तमाम उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तमाम सियासी जमातों के जो सरबराहान हैं उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। बदर साहब, एक छोटा सा रिमाइंडर देती चाहूँ, उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लोटे ना बनाने की बात पे भी सब मुत्तफिक हुए थे कि लोटे नहीं बनाए जाएंगे, एक दूसरे के पार्टी मेंबरान नहीं खरीदे जाएंगे, आपको तो याद होगा बड़ी अच्छी तरह से। तो अब बिलावल साहब या हुकूमत अगर क्लेम कर रही है उनके नंबर पूरे हैं, मौलाना साहब एग्री नहीं कर रहे, तो अंडरस्टूड सी बात है, फिर लोटों को शामिल किया जाएगा ना, फिर ही आईनी तरमीम होगी, वैसे तो नंबर पूरे नहीं है। देखिए, इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं कि जब जो हॉर्स ट्रेडिंग है और जो एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीबी शहीद ने भी इस चीज को मना किया था कि एक दूसरे के जो लोग हैं उनको हम नहीं तोड़ेंगे और उनको नहीं शामिल कराएंगे, और बिलावल साहब भी इस चीज के ऊपर सहमत है
कि हम इसको नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि कौन समझ रहा है कि हम किसी पार्टी को तोड़ के। तो सर फिर नंबर कैसे पूरे होंगे बदर साहब, नंबर कैसे पूरे होंगे? मौलाना साहब एग्री नहीं है, दूसरे लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग की नहीं जा रही, ना बंदे तोड़े नहीं जा रहे, आपकी तो इतनी मेजॉरिटी नहीं है। देखिए मौलाना साहब एग्री नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है समझ लें कि आप आईनी तरमीम नहीं होगी। अगर मौलाना साहब एग्री कर भी लें बदर साहब, फिर भी आपके नंबर्स पूरे नहीं है। देखिए फिर कुछ ना कुछ तो हुकूमत वालों ने काम किया है ना, कोई आजाद लोगों को वही बात होगी ना, लोग खरीदे, हॉर्स ट्रेडिंग हुई। लोगों की बात नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग तो तब होती है जब आप कोई फाइनेंशियल या नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे करते हैं। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये तो अगर आप किसी को कन्विंस करते हैं तो असेंबली के अंदर कुछ आजाद अरकान है उनको साथ मिला लेते हैं, तो इसके ऊपर कोशिश की जा सकती है। लेकिन अभी कोई चीज की क्लैरिटी नहीं है। जैसे कोई क्लैरिटी आएगी फिर पता चलेगा कि किन लोगों को साथ शामिल किया जा रहा है। तो अभी देखते हैं इस पे आगे क्या मामला बनता है। ठीक है, मैं ज़रा आयशा से जान लेती हूँ। बदर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आयशा, विल गवर्नमेंट बी ओके कि लोटों के साथ आईनी तरमीम लाई जाए, हॉर्स ट्रेडिंग की जाए, ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जिनके ज़मीर ख़रीदे जाए, सो कॉल्ड ज़मीर जाग जाते हैं एंड उस टाइम पे जिस टाइम पे नहीं जागने चाहिए, और जब जागने चाहिए तब ज़मीर सुकून से सोए रहते हैं। देखें, दे विल ऑलवेज बी ओके, ठीक है। इनको लोटे हमेशा से खरीदने की जरूरत पड़ती रही है, क्योंकि अगर आप देखें कि वोटों के बलबूते पर ये हुकूमत आए तो कभी भी नहीं आ सकती थी। अब जिस तरह से तहरीक इंसाफ का इन्होंने एक मैंडेट चोरी किया है, इन्होंने उनकी सीटें उठाकर कराची में खास तौर पर मैं आपके सामने तस्करा करना चाहूंगी कि जो यहाँ पर पीपी का हाल था, यहाँ पर जो एमकेएम की हालत थी, एमकेएम को जो है खुद भी मालूम नहीं था कि उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं। उन्होंने उतने उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए थे जितनी उनको सीटें मिल चुकी थी। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि उम्मीदवार ही नहीं है, लेकिन जनाब उससे ज्यादा सीटें जो है वो दान कर दी गई हैं। इनको कोई मसला नहीं होगा, कभी भी कोई मसला नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए जो है वो अदम एतमाद लाई जा रही थी, तो उस वक्त भी खरीदो फरोख्त बहुत जोरों शोर से जारी थी, और मैं 20 लोगों का जमीर जाग गया था और उन्होंने अदम एतमाद में साथ दिया था, हिस्सा डाला था। मैं याद करवाना चाहूंगी कि सिंध हाउस में भी जो है वो काफी लोगों को ठहराया गया था। अगर हमारे जो पीपी के तर्जुमान है इस चीज की अगर तरदीद नहीं करते तो वहां से ही शुरू हुई थी हॉर्स ट्रेडिंग, वहां से ही जमीर फरोशी शुरू हुई थी, वहां से ही अरबों का खेल शुरू हुआ था। अभी भी मैं 1-2 दिन पहले देख रही थी कि एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा ठीक से, उन्होंने बताया है कि 70 से 80 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है उनको, जिस पर भी उन्होंने जवाब किया कि मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकता। 20 से 50 करोड़ को तो असद कैसर साहब भी कह रहे हैं कि उनके लोगों को ऑफर करवाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अरबों रुपए फेंके जाते हैं और फिर जमीर की आवाज जो है वो लगाई जाती है कि भाई कितने में कौन सा जो है वो हमारे सामने दिखेगा। तो ये खेल या सिंपल वर्ड्स में आयशा ये कह लें कि कितने में किसका जमीर जागेगा। जमीर को जोड़ना भी तो होता है ना, उसको जगाना होता है। देखिए जागता तो उनके हक में है ना, जिनको वोट मिल रहा होता है उस वक्त, जब उनको मिल रहा होता है तब वो जमीर जागा होता है, और जब वोट नहीं मिलता तो फिर जमीर सोया हुआ होता है। ये सारे जो हैं ये गोरख धंधे जो हैं ये हमारी अपनी सियासी पार्टियों के ही रचाए हुए हैं। और आज जो लोग ये बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है वो वक्त की अहम जरूरत है, तो मैं जरा थोड़ा सा ध्यान इधर भी चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए आईनी तकाजे कितने पूरे किए गए हैं इन 2.5 सालों में। जरा उस वक्त भी मुझे बताइए पीपी का क्या किरदार रहा है। आज आपको ये याद आ गया कि ये पीपी का एक नजरिया था, ये पीपी का एक नजरिया है। तो जो पिछले 2.5 साल से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं रोजाना की बुनियाद पर, उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने अपना कितना बयान जो है वो खुले अंदाज में पेश किया है। और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का क्या किरदार रहा है। मसला सारा यहाँ पर ये गया है कि जी अब बिलावल साहब को ये जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है नून लीग जो है वो इस वक्त नाकाम और नामुराद ठहरी है, ना वो लोग मैनेज कर पाई है, ना वो आला अदलिया मैनेज कर पाई है। बिलावल साहब सरफराज ठहरे हैं, बिलावल साहब आपके ख्याल में सरफराज ठहरे हैं? सरफराज ठहरे हैं, और काजी साहब से जो उम्मीदें थी अब वो भी पूरी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि काजी साहब का तो जाना ठहर गया है। आज तो वजीर कानून जी आप आयशा मैं आपके चंद दोबारा आती हूँ। याहिया साहब से भी जरा शामिल गुफ्तगू उनको करूँ, उनका भी पॉइंट जान लो। याहिया साहब, एक तो आज वजीर कानून की स्टेटमेंट थी कि जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं उसी
या सब शायद इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। आयशा अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी सॉरी, मैं भूल चुकी हूँ आप क्या बात करी थी। चलिए मैं बहरहाल मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी कि बिलावल साहब को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है वो तमाम हालात को, तमाम मामलात को मैनेज करने में नाकाम नजर आ रही है। इस वक्त जो है शहबाज शरीफ तो फिर ये क्लेम आयशा, ये क्लेम कैसे किया जा रहा है कि हमारे तो नंबर्स पूरे हैं? मतलब कैसे नंबर्स? जी नंबर्स पूरे नहीं है, नंबर्स पूरे नहीं है। उस दिन भी जब उजलत में जो है वो आईनी तरमीम पेश की जा रही थी, नंबर उस वक्त भी पूरे नहीं थे। उस वक्त एक खास शख्सियत को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए तरमीम की जा रही थी, मगर नंबर पूरे नहीं हो सके। लेकिन अब मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है हुकूमत के जो अपने 5 से 6 लोग हैं वो भी मिसप्लेस हो चुके हैं। और मैं आपको याद करवाती चलूं, पीपी के सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी साहब की तरफ से भी ये एतराज आयद किया गया था आईनी तरमीम के मसले को लेकर, और उन्होंने खुल्लम खुल्ला एतराज किया था कि मैं इन तरमीम के हक में नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि अगर लोग खरीदे जा रहे हैं, लोगों को खरीद के दूसरी सियासी जमातों को इस तरह से करके साथ मिला के आईनी तरमीम करनी है तो इसका कोई फायदा नहीं है। कुछ बात कहने हैं, उन्होंने खत लिखा था ये। जी ऐड करना चाहूंगी, मैं आखिरी पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। उस वक्त इस आला अदलिया के ऊपर इन सब जमातों को एतमाद था जब बल्ला छीना गया था। उस वक्त इस आला अदलिया पर एतमाद था जब जो है 1 साल के लिए पाकिस्तान में इलेक्शन मौखर किए गए थे। उस वक्त आला अदलिया पर इनको एतराज नहीं था जब मखसूस नशिस्तें जो है तहरीक इंसाफ की उठाकर इनकी झोली में डाली गई थी। उस वक्त इन पर आला अदलिया को, इनके ऊपर जो है वो बदएतमादी नहीं थी जब इनकी मर्जी के फैसले आ रहे थे। अब जैसे ही काजी साहब के जाने का टाइम हुआ है, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो ऑन बोर्ड है। मेरिट के बुनियाद पे अगर देखा जाए, सीनियरिटी बेसिस पे अगर देखा जाए तो उनकी तैनाती बनती है। तो आज लेकिन आयशा मेरिट चाहिए नहीं ना, हमारे मुल्क में मेरिट चाहिए नहीं। हमारे मुल्क में सूट, हमारे मुल्क में चाहिए कि जो सूट करते हैं मामला, सूट करते हैं हालात, जो जजेस सूट करते हैं वो चाहिए, मेरिट नहीं चाहिए। बदर साहब हमें मुझे याद है कि 1/8/2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड याद करवा दूं कि पीपल्स पार्टी ने संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आई थी और उस वक्त कहा जा रहा था कि 64 लोग हैं जो खड़े हो गए हैं इस हक में, अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए, जो वोट देंगे। लेकिन उसके बाद जब वोटिंग हुई तो 50 लोग सामने आए। मैंने दोबारा डाटा भी निकाला, बिलावल भुट्टो साहब ने छोटे मियाँ साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो बड़े एग्रेसिव थे और बड़े गुस्से में उन्होंने कहा जी कि हमें पता करना है किन्होंने अपने ज़मीर बेचे, किन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ जाके खिलाफ वर्जी की पार्टी की, और कौन लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मगर अगर अभी आपको ज़रूरत है दूसरे लोग अपनी पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएं तो वो ठीक है, वो सो कॉल्ड ज़मीर जाग जाते हैं, और अगर आपके लोग आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके वोट नहीं देते हैं तो उनके ज़मीर जो है वो बिक जाते हैं। सर ये ज़मीर जागने और बिकने का क्या प्रोसेस क्या होता है? देखिए वो जो इलेक्शन का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था ना, उसमें पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट नहीं डाला था और 6-7 वोट ऐसे थे और उसके ऊपर डबल स्टैंप जो है, बेसिकली स्टैंप सिंगल थी, वो बॉक्स से थोड़ी सी नीचे थी तो उसको काउंट नहीं किया गया था। ये बेसिकली मेला फाइडी थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिसने काउंट नहीं किए थे और उस टाइम पे वो इलेक्शन हराया गया, हालांकि वो इलेक्शन हम जीते हुए थे। और उसमें जो 1-2 लोग जिन्होंने वोट नहीं दिए थे, पार्टी ने उनको हमारी लीडरशिप ने उनको पार्टी से निकाल दिया हुआ है क्योंकि वो पकड़े गए थे और उनका पता चल गया था। अब बात करने की ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ऐसे किसी इकदाम की सपोर्ट नहीं की जो कि गैर आईनी गैर कानूनी हो। ये जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट कर रही थी तहरीक अदम एतमाद की, एक आईनी और कानूनी तरीके से इस पे ऊपर काम हो रहा था, तो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने वो जो तहरीक अदम एतमाद को टर्न डाउन कर दिया और उस लेकिन फिर रात को बदर साहब अदालत भी तो खुल गई थी ना। सुन ले जरा, सुन लेना, सुन ले। यही आला अदलिया खुली थी जिसके ऊपर आज एतराज है ना, यही आला अदलिया खुली। जी बदर साहब, आला अदलिया की भी बात आपको बताता हूँ मैं सारी। वो आला अदलिया के बैठने से पहले इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद के होते हुए एक एडवाइस लिख के भेजी असेंबली डिसॉल्व करने की, और उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने
एडवाइस को समरी को साइन किया और असेंबलियों को डिसॉल्व करने लेकिन बदर साहब फिर अदालत ने रात 12 बजे खुल के 184(3) के तहत सो मोटो लेकर डिसीजन रिवर्स भी तो कर दिया था ना। बात को कंप्लीट होने दे जी। ये दोनों ही गैर आईनी गैर कानूनी थे और बीच में डिप्टी स्पीकर भी इन्वॉल्व था, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व था। इस सारे मामले के बाद फिर जो है रात को जब वो टर्न डाउन किया गया तो आला अदलिया बैठी। आला अदलिया की एक और बात की कि 1 साल में इलेक्शन डिले किया। उस टाइम पे सिर्फ पीपल्स पार्टी ही एक राइट पार्टी थी जो कहती थी कि आप इलेक्शन करवाएं, हम इलेक्शन में जाएंगे। उस आला अदलिया ने क्यों नहीं ऑर्डर किया? सर पीपल्स पार्टी ने कब कहा था आप इलेक्शन करवाएं, हम इलेक्शन में जाएंगे? ये अदम एतमाद के बाद की बात है। ये कब इलेक्शन नहीं होने थे, 2 सूबाई असम्बलियों की टूटी थी, असेंबली टूटी थी। उसके बाद 1 साल तक जो डिले आया, 3 महीने बाद। सर वो पीडीएम की वजह से आया ना, एग्जीक्यूटिव्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, उस वजह से डिले आया था। 3 महीने बाद, ये पहले की बात आपको बता रहा हूँ, आला अदलिया की जो बात कर रहे थे। जी जी। आपको एजुकेट करना चाह रहा हूँ कि 2 केपी और पंजाब असेंबली के अंदर 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था कि भी आप इसके ऊपर इलेक्शन करवाएं और सुप्रीम कोर्ट ने उस रेट पिटीशन को नहीं की है, जिसके ऊपर एक सख्त आया हो गया। सर आपकी आवाज यहाँ पे ब्रेक हो गई, मुझे समझ नहीं आई। 2 अदालतों का आपने कहा कि फैसला आ गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया आपके मुताबिक? मैं ये बता रहा हूँ कि पंजाब सूबाई जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने फैसला किया है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बोला, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, हम जाएंगे इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब थे, उन्होंने उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को एंडोर्स नहीं किया और वो उसके बाद इलेक्शन 1 साल डिले का शिकार हो गए। नहीं बदर साहब आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। बदर साहब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं लेट मी क्लियर। यहाँ पे हुआ ये था कि बंदियाल साहब की कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, चूंकि एप्लीकेशन बाद में पंजाब के हवाले से गई थी कि इलेक्शन डिले कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, तो वो जब एप्लीकेशन गई थी तो उस पर 14 तारीख को इलेक्शंस करवाने की डेट सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दी थी। इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत का भी कहा गया था सदर साहब को कि जाएं उनसे मुशावरत करें, फिर एक डेट दे दें। तो सर 14 तारीख को तो इलेक्शन करवाए नहीं थे हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया था। आप मेरी बात को थोड़ा सा फॉलो करें। उस 14 तारीख के बाद ऐसा क्या मामला हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन पे आगे फोर्स नहीं किया? ये कभी हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आगे से ऑर्डर करे और इलेक्शन ना हो। यानी कि सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सर अभी भी तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीटों के हवाले से फैसला दिया हुआ है ना, अभी भी तो उसके फैसले पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बंद कर दे, रोल बैक कर दे, इलेक्शन एक्ट को खत्म कर दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फैसला करना है वो इलेक्शन एक्ट को और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के करना है कि अपनी मर्जी से तो पंचायती फैसला कर देना है। ऐसा थोड़ी होता है मैडम। तो पढ़ी लिखी बात करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर दिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आपने जिसको भी रिजर्व सीटें देनी है या जो भी मामला करना है, हमें किसी की सीटों से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसकी पार्टी सर अगर आपकी सीटों का ताल्लुक नहीं है, लॉजिकली बात सुन ले बदर साहब, अगर आपका सीटों से ताल्लुक नहीं है, आपने जितनी सीटें जीती थी उसके मुताबिक आपको सीटें मिल गई, फिर आप लोग क्या करने चले गए थे इलेक्शन कमीशन में कि ये जो रिजर्व सीटें हैं ये हमें दे दी जाए? क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद है उसने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी, उसने तो नाम ही नहीं दिए। फिर मामलात अदालत में चले गए, वहां पे भी जाके बार बार कहा जा रहा है ये सीटें हमें दे दें। सर अगर कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करें ना, छोड़ दें जिनकी सीटें। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इतना इंसिस्ट कर रही है, मुझे जरा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये तो बताएं कि कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट की अपील के अंदर पार्टी नहीं होता। बताएं सुप्रीम कोर्ट ने कितने लोगों को रिलीफ दिया है, जरा हिस्ट्री निकाल के बताएं। सर सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल के बाद जुल्फकार अली बदर साहब को भी इंसाफ दिया, जुल्फकार माजरत के साथ वो जजमेंट नहीं है। जुल्फकार अली बदर साहब जुल्फकार अली भुट्टो को भी इंसाफ दिया है। जो मैडम मेरी बात सुन रहे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो किया है वो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, जजमेंट नहीं है। तो सर 45 साल के बाद ओपिनियन ही दिया जा सकता था ना। देखिए ना, वो ना तो वो जजेस रहे ना वो बेंच रहे, तो फिर ओपिनियन ही दिया जा सकता था।
तो मैं यही कहता हूँ ना, अगर उन्होंने फैसला देना होता तो उनको चाहिए था उन जजों को जिन्होंने गलत फैसला दिया था कब्रों से बाहर निकलवा के। ठीक है बदर साहब ठीक है, मैं आयशा साहबा से जानूं। आयशा साहबा, ये तरमीम हो पाएगी? जरा शॉर्टली बता दें, मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन करते हैं। तरमीम मुझे बिल्कुल इस वक्त जो है अभी तक तो होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी माँ बेटी आपको तरमीम होती नजर नहीं आ रही? आपको यानी कि तरमीम होती नजर नहीं आ रही? नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो बदर साहब से एक सवाल, उसके बाद बदर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि क्या आईनी तरमीम मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले हो जाएगी? एक ब्रेक के बाद।